अब से हम किसी के जवाबदार नहीं होंगे, हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम पर चलेंगे और वो होगा दोबारा कभी खुद को ऐसे हालात में न पहुंचने देना। बदला लेंगे? नहीं नहीं, उससे भी एक कदम आगे। उसके बाद लियो जाता है मेडो हाउस प्रेशियस लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर पर, जहां पर ज्यादातर कैंडिडेट्स थे क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर पहले ही जा चुके थे। अब वो वहां पर जाकर देखते कि यार ये अभी तक यहीं पर हैं। फिर वो सोचता है कि अच्छा हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर 2 घंटे मिलते हैं और सेकंड फ्लोर पर 3 घंटे, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही केयरफुली पढ़ रहे हैं ताकि ये कुछ भी मिस ना करें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज यहाँ से लेकर जाएं। उसके बाद वो एक कैंडिडेट की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो ब्लेड क्लैन का प्रिंस है, और बाकी सारे क्लैन के कैंडिडेट्स यहाँ पर आए ही नहीं थे क्योंकि उन्हें अपने क्लैन के मार्शल आर्ट्स पर पूरा यकीन है। लेकिन ये यहाँ पर शायद इसलिए आए क्योंकि ये ज्यादा केयरफुल है और ये कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहता और कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है, और इसी से लियो को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अब वो बहुत ही ध्यान से चोरों की तरह उस पिलर के पास जाता है, उस स्टोन के पास जाता है जहां पर दोबारा से एक पोएम लिखी होती है, और वो जल्दी से उसके पीछे जाता है और वहां पर एज एक्सपेक्टेड वहां पर भी मार्क्स थे, और वहां पर वैसे ही 2 सिमिलर मार्क्स थे। एक पहले लगाए गए थे, दूसरे निशान उसे हटाने के लिए या फिर कोई उसे देख ना सके इस चीज के लिए बनाए गए थे। अब लियो वहां पर जाता है और नैनो को कहता है कि इसे भी एनालाइज करो। वो कहता है कि इसे भी एनालाइज कर लिया है। जो फर्स्ट फ्लोर पर स्वॉर्ड ट्रेसेस थे यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जो स्वॉर्ड मार्क इसे मिटाने के लिए लगाए गए थे उसमें 24 फॉर्मेशन थी, लेकिन जो ओरिजिनल था उसमें 56 स्वॉर्ड फॉर्मेशन थी। और तब लियो का एहसास होता है कि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर उस स्वॉर्ड टेक्निक की फर्स्ट स्टेज को डाला था। सेकंड लेवल पर आगे रिसर्च करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद आगे की फॉर्म्स को डाला होगा। मतलब जैसे जैसे फ्लोर्स ऊपर जाएंगे तो इस वो स्वॉर्ड टेक्निक को प्रोग्रेसिवली इंप्रूव करके सीख सकता है। और उसके बाद लियो कहता है कि यहाँ पर जो मार्क्स थे उन्हें फर्स्ट फ्लोर से कंपेयर करो। मैं उसे अभी के अभी चेक करना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पर देख तो सकता हूँ लेकिन यहाँ पर वो सारी मूवमेंट्स को होलोग्राम में देखना वो मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए वो नैनो को कहता है कि सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लो, एनालाइज कर लो और सेव कर लो, मैं उसे बाद में अपने दिमाग में ट्रांसफर करूंगा। अब लियो वहां पर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे एक बहुत ही कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक मिल चुकी है और एक के बाद एक फ्लोर पर वो प्रोग्रेसिवली इंप्रूव हो रही है। जो उसे फर्स्ट फॉर्म लगी थी कि वो कमाल की है, वो लास्ट फॉर्म से हार जाती है। लास्ट फॉर्म है वो शायद इससे हार जाए, मतलब वो इंप्रूव करता रहेगा। अब उसके बाद एक अजीब सी चीज होती है कि सब लोग लियो की तरफ देखने लग जाते क्योंकि वो बुक्स को पढ़ नहीं रहा था, वो बस पेजेस को पलट रहा था, क्योंकि अब उन्हें नहीं पता कि इसके पास नैनो है, ये स्कैन कर सकता है, बाद में पढ़ सकता है, और बाकी सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। और सब लोग सोच रहे थे कि अगर हम एक एक वर्ड को पढ़े तब भी समझना या फिर याद रखना इम्पॉसिबल सा लगता है, और ये बस बुक्स को पलटे जा रहा है। लेकिन फिर वो सोचते कि यार इस पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है, हम अपने काम पर ध्यान देते हो, वहां पर फोकस करने लग जाते हैं। और नैनो से बताता है कि हमारे पास बस और बस 1 घंटा बचा है, और इस टाइम पर स्कैन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक ये स्वॉर्ड क्लैन का प्रिंस होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये क्या कर रहा है, और इस टाइम तक लियो ने 156 बुक को स्कैन कर लिया था। अब एक इकलौती चीज जो बची है वो है ओरिजिनल बटरफ्लाई स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करना, क्योंकि वो एकेडमी के टॉप मार्शल आर्ट्स में से एक है, एटलीस्ट टॉप 10 में तो जरूर है। और लियो को यह भी पता था कि वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक से बड़े एक महारथी बैठे हैं, और उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि तुम एक एक्सेप्शनल मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए एक ही टेक्निक को कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस करना होगा ताकि वो तुम्हारी मसल मेमोरी में बैठ जाए, ताकि तुम्हें सोचना ना पड़े कि तुम्हें आगे क्या करना है। और अब बस बचा था नैनो में ऑगमेंटेड रियलिटी में इन सारी चीजों को ट्राई करना। अगर ये काम करता है तो वो बहुत जल्दी बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर लेगा। अब वो वहां से बाहर आता है, उसकी कुछ एंट्री वगैरह होती है, और वहां पर जो गार्ड होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई देखने के लिए आया था, इनफैक्ट जब से तुम अंदर गए थे तब से ही वो वेट कर रहा था। लियो कहते ही क्या, और वो कहता ही कुछ नहीं। लियो सोचते कि यार मेरे लिए कौन वेट कर रहा होगा, वेल अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। वो वहां से बाहर निकलता है और सोचता है कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर आएंगे उन्हें टेम्परेरी ट्रेनिंग रूम्स अलॉट हो जाएंगे जो कि सिर्फ उनके लिए होंगे। अब वो जल्दी से वहां पर जाना चाहता था और अपनी स्पेशल एबिलिटी को अपने दिमाग में ट्रांसफर करना चाहता था ताकि वो सारी चीजों को एनालाइज कर सके। अब वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंचता है, लेकिन अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था।
क्योंकि तुम अपने क्वार्टर्स में नहीं थे। और ये था कैडेट नंबर 7, लीडर ऑफ टीम 6। और लियो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, और वो गुस्से में कहता है क्योंकि तुम ही वो इंसान थे ना जिसने मेरी टीममेट्स के पैरों को खराब किया था, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। और वहां पर लियो थोड़ा स्मग एक्ट करता है कि अरे मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन लियो को ये पता चल जाता है कि जितनी इसके अंदर से ब्लड थर्स्ट आ रही है ये यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आया है। और लियो उसे थोड़ा सा उकसाने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिरकार अपनी टीम को अकेला छोड़ने के लिए तुम्हें कहा किसने था, एक लीडर का काम होता अपनी टीम को बचाना, और तुम दुम दबाकर भाग गए थे। लेकिन तब भी वो स्माइल करता रहता है और कहता है तुम जैसे ही एक इंसान की वजह से गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं होता है। और ये बात लियो को थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि अगर वो स्प्रिंग क्लैन के प्रिंस को अगर ऐसा बोलता तो वो गुस्से से पागल हो जाता, लेकिन ये अलग है, ये सीरियस है और ये ज्यादा ताकतवर है। और लियो समझ जाता है कि ये इंसान वीक नहीं है, मुझे इससे सीरियसली फाइट करनी होगी। लेकिन जब वो दोनों वहां पर फाइटिंग स्टांस में खड़े होते कोई पीछे से आवाज लगाता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल लॉक्ड इन होते हैं, ये लड़ने के लिए तैयार होते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। और वहां पर जो पीछे इंसान खड़ा होता है और कहता है कि यार ये मुझे एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं। और अचानक से उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो कहता है कि यार तुम क्या कर रहे हो। और लियो अचानक से रुक जाता है और सोचता है कि ये तो ब्लेड क्लैन से है और ये दोनों भाई हैं। जो बीच में अभी आया है ये बड़ा भाई है और दूसरा छोटा भाई है। और बीच में आकर कहता है कि तुम दोनों के अंदर कमाल का फोकस है। वेल आखिरकार सेकंड टेस्ट के टीम लीडर से यही एक्सपेक्टेड है। और वो कहता है कि सॉरी लेकिन मैं बहुत टाइम से इसका वेट कर रहा था, तो अभी के लिए इससे मैं बात करूंगा, तुम बाद में इससे लड़ाई कर सकते हो। और तो वो अपना सर नीचा करके अपने छोटे भाई से बात करता है कि प्लीज मुझे बात करने दो। लेकिन टीम 6 का लीडर कहता है कि क्लैन का एयर दूसरे कैडेट के सामने अपना सर नीचा कर रहा है। और टीम 6 का लीडर कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, तुम इसे ढूंढ रहे थे जब मैं पूरे दिन से इसे ढूंढ रहा था और इससे लड़ना चाहता था, मेरा दिमाग खराब मत करो और दफा हो जाओ यहां से। और ब्लेड क्लैन का जो सीनियर मेंबर होता है वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब टीम 6 का लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, और अपने ही भाई पर हमला कर देता है। लेकिन उसका भाई एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसके बाद उसकी गर्दन के पास हाथ ले जाता है और कहता है कि ये कैसा था। और ये देखकर लियो भी हैरान हो जाता है क्योंकि टीम 6 का लीडर बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसने उसके अटैक को बस एक सिंपल फॉर्मेशन से ब्लॉक कर दिया था। क्या इसका मतलब ये है कि इसकी स्किल एडवांस लेवल पर जा चुकी हैं। और टीम 6 का लीडर सोच रहा होता है कि यार मैं इतनी आसानी से सप्रेस कैसे हो सकता हूँ, ये अभी प्रॉपर फाइटिंग पोजीशन में भी नहीं था। और तो वो उसे करेक्ट भी करने लग जाता है कि तुम ऑफ बैलेंस खड़े हो, तुम्हारा हाथ थोड़ा स्टिफ हो जाता है जब भी तुम एक स्टेप आगे लेते हो, क्या तुम्हारे रिब्स में कोई इंजरी है या फिर कुछ और है। और ग्रुप 6 के लीडर को लगता है कि ये एक अलग ही लेवल पर है, एक एवरेज कैडेट जैसा नहीं है, और अगर मेरी बॉडी ओरिजिनल स्टेट में होती तब भी मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाता। और वो ब्लेड क्लैन का मेंबर कहता है कि मुझे बस एक मोमेंट लगेगा, ज्यादा नहीं। और उसके बाद वो लियो की तरफ मुड़ता है, लेकिन इस टाइम तक वो टीम 6 का लीडर कहता है कि जो भी है, और वो वहां से भाग जाता है। और ब्लेड क्लैन का वो प्रिंस कहता है कि अरे यार इसका टेम्पर बहुत ज्यादा शॉर्ट है। और लियो सोच रहा होता है यार इसका मेरे साथ क्या काम है, ये मेरे ग्रुप में नहीं है, मेरे लेवल पर नहीं है, ये शायद 3rd या 4th ईयर में होगा, क्या मुझे यहाँ पर सप्रेस करने के लिए आया इससे पहले कि मैं किसी और टेस्ट में एडवांस कर सकूं। लेकिन लियो को एक बात तो पता थी कि अगर ये अटैक करेगा तो मैं अपनी करंट स्किल लेवल के साथ तो इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा। और इसी बीच वो नैनो कह देता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी बैटल ट्यूटोरियल को एक्टिवेट करो और बटरफ्लाई स्वॉर्ड टेक्निक पर सेट कर दो। और वो ब्लेड क्लैन का प्रिंस अचानक से उसकी तरफ हाथ करता है और कहता है कि तुम इतने एज पर क्यों हो, अरे मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। फिर वो कहता है कि अरे अगर हाँ तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान आएगा तुम यही सोचोगे कि वो लड़ने के लिए आया है, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर मिलने के लिए आया था और कुछ नहीं। हम सौतेले ही सही लेकिन भाई हैं, हमारा बाप सेम है। और उसे नाइस टू मीट यू ब्रदर कहकर ग्रीट करता है, जो कि लियो को थोड़ा अजीब लगता है कि आज तक 6 की 6 क्लैन ने मुझे मारने की कोशिश की है और तुम मुझे अपना भाई कह रहे हो। और लियो को ये बात बहुत ज्यादा बेकार लगती है, वो गुस्से में हो जाता है और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। और वो कहता है कि यार लोग मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं, मेरा सगा भाई भी मुझसे नफरत करता है, मेरा सौतेला भाई भी मुझसे नफरत करता है, मैं इतना बुरा थोड़ी हूँ। फिर वो कहता है कि अरे हाँ मैं तुम्हारी फीलिंग तो समझ सकता हूँ कि 6 क्लैन ने हमेशा तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की है। और लियो गुस्से में होता और कहता है तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं तुम्हें अच्छे से ग्रीट करूंगा, तुमसे बात करूंगा, भाई कहकर बुलाऊंगा, और जब तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था तो तुम यहाँ पर आए क्यों। और वो कहते कि अरे नहीं नहीं, मैं बस चाहता था कि हमारी फर्स्ट मीटिंग अच्छी हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम एक अच्छे फाइटर हो और हम एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। और
और लियो उससे पूछते क्या यही बस एक रीजन है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? और वो कहता है वेल ऑफ कोर्स यही एक रीजन है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कितना सरप्राइज था जब मुझे पता चला था कि तुमने साउंड क्लैन की प्रिंसेस का हाथ ही काट दिया था। अब लियो चिल्लाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और असली इंटेंशंस बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर वो कहते हैं कि यार मतलब मैं ये नहीं कर सकता, शायद दोस्ती और रिश्ते बनाने में शायद टाइम लगता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं ये बात कभी दोबारा नहीं कहूंगा भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लेड क्लैन के लिए काम करो। और अब उसका असली रंग सामने आना शुरू हो जाता है। और अभी तक लियो गुस्सा था, लेकिन अब वो ये बात सुनकर सरप्राइज हो जाता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं, जो कि 7th प्रिंस है, 7th एयर है, वो ब्लेड क्लैन के लिए काम करे? और अब लियो अनॉय हो जाता है कि ये किस तरह की बकवास है। और ब्लेड क्लैन का एयर कहता है कि अरे मैं इतने टाइम से लाइब्रेरी के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम इसे मजाक कह रहे हो। मुझे और लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक एनिमी की तरह नहीं देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लेड क्लैन का एक पार्ट बन जाओ और मेरे साइड में खड़े होकर मुझे प्रोटेक्ट करो। और अब लियो बिल्कुल सीरियस होकर कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्लैन एयर की पोजीशन को छोड़कर तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊं? और फिर वो ब्लेड क्लैन का वारिस हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा ऐसा साउंड कर रहा था कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए वैसे भी वो रास्ता बहुत मुश्किल होगा। लियो उससे पूछते ही क्या मतलब है तुम्हारा? और वो कहता है कि जैसा तुमने सुना, अगर हम दोनों सेम रास्ते पर चलते हैं, मतलब हमें इस क्लैन का अगला नया लीडर बनना है, तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और मैं ये बता सकता हूँ कि तुम मुझसे तो नहीं जीत सकते, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं तुम्हारा फैन बन गया हूं। तुम में हिम्मत है, तुम में ताकत है, और तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा अगर तुम मेरे रास्ते से हटकर मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ या फिर ब्लेड क्लैन में शामिल हो जाओ। और लियो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि ये उसे नीचा दिखा रहा है और सोचता है कि ये उसके साइड में खड़े होने लायक नहीं है, उससे compete करने लायक नहीं है। और लियो कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट कर रहा हूं। और वो कहता है कि क्या? और लियो कहता है कि मैं तुमसे कुछ और रिक्वेस्ट करता हूं और तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम मेरा रास्ता रोक नहीं पाओगे और ना ही कभी तुम मुझे हैंडल कर पाओगे। और जब ये होगा तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर एक ऑफर किया था। और ये सुनकर वो ब्लेड क्लैन का मेंबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके हाथ में एनर्जी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है और तभी की तभी बटरफ्लाई डांस टेक्निक एक्टिवेट होती है और लियो फाइटिंग स्टांस में आ जाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है कि इसे नोटिस कैसे किया। वो हंसने लग जाता है और जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसके हाथ में एक्यूमुलेट हो रही थी वो गायब हो जाती है। और वो कहता है कि ये काफी कूल था, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हमला करने वाला था? लियो कुछ नहीं कहता है और सोचता है कि इसका सिर्फ चेहरा स्माइल कर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज अब भी वैसी ही है। और वो ब्लेड क्लैन का मेंबर कहता है कि यार मेरा सारे के सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, मैं इतनी देर तक वहां पर वेट कर रहा था, अगर मैं किसी और को अप्रोच करता तो वो हाँ कर देता। और अचानक से उसके हाथ में वो सारी की सारी एनर्जी एक्यूमुलेट होती है और एक ब्लेड की बन जाती है और अचानक से उन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता है और उसके हाथ में एक एनर्जी ब्लेड आ गया था जिसे ब्लेड की कहते हैं। और फिर एक बहुत ही स्मग स्माइल के साथ उसे कहता है कि तुम मेरे लेवल के आसपास भी नहीं हो। और लियो के दिमाग में आता है कि इसने पहले ही फुल मैच्योरिटी अटेन कर ली होगी, जिसकी वजह से ये ब्लेड की को डिफ्यूज कर पाता है और वो भी अपने बेयर हैंड से। और जो रूमर था कि इसने डार्क क्लैन के एक मेंबर के साथ फाइट की थी अगला वारिस बनने के लिए, वो बिल्कुल भी बेकार नहीं थी या झूठी नहीं थी, वो बिल्कुल सच थी। और लियो को एहसास हो जाता है कि हम कंप्लीटली डिफरेंट लेवल्स पर हैं। लेकिन इस टाइम पर ब्लेड क्लैन का मेंबर वहां पर कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे और वहां से चला जाता है। और अब लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सब के सब एक ही लेवल पर हैं, लेकिन अब उसे पता चलता है कि वो बहुत ही अलग लेवल पर हैं। लेकिन फिर वो अपने आप को कहता है कि इतना ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने पहले ही तेरी पावर्स एक्टिवेट हुई हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 4 साल हैं। मेरा गोल ये नहीं है कि मुझे उनके साथ उनकी बराबरी करनी है, मुझे उनसे आगे जाना है, जिसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। और जब ब्लेड क्लैन का वो मेंबर जा रहा था वो कहता है कि उसने मेरे अटैक को पहले ही रीड कर लिया था, इससे पहले कि मेरी एनर्जी शो होती या फिर मैं कोई भी मूवमेंट करता, उसने मेरे राइट आर्म की तरफ देख लिया था और उसे पता चल गया था कि मैं क्या करने वाला हूं। और वो मेरी ट्रेजेक्ट्री से पहले ही पीछे हट गया था, इससे पहले कि मैं ब्लेड की को एक्टिवेट भी कर पाता। तो जैसा कि मैंने सुना था वो एक अलग लेवल पर है और ये बाकी सबसे काफी
अलग है। उसके बाद मेडो हाउस के इंडिविजुअल ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है, जहां पर लियो पहुंचता है और अपना रूम लेता है। वो बहुत ही छोटा रूम होता है कि वो बस लेट सकता है, खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो वहां पर मेडिटेशन करने के लिए बैठता है। नैनो को ऑगमेंटेड रियलिटी एक्टिवेट करने के लिए कहता है और उसे कहता है कि एक सिमुलेशन फॉर्म करो। जो भी सैफायर ग्रेवस्टोन जो कि सेकंड फ्लोर पर था, हमने जो स्कैन किया था, उसकी ऑगमेंटेड रियलिटी मुझे दिखाओ। उसकी फर्स्ट फॉर्म दिखाई जाती है और लियो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने फर्स्ट फ्लोर पर जो कुछ भी देखा था, फर्स्ट फ्लोर की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट फॉर्म उन सबसे ज्यादा ताकतवर ये थी। और तो वो ये भी सोचता है कि अगर बटरफ्लाई फॉर्मेशन की मैं लास्ट फॉर्मेशन को भी यूज करूं, तब भी मैं इस मूवमेंट को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। और लियो सोचता है कि आखिरकार डिमोनिक कल्ट में ऐसे कितने लोग हैं जो इस फॉर्मेशन को ब्लॉक कर पाएंगे। और उसके बाद वो कहता है कि सेकंड फ्लोर पर जितनी भी स्वॉर्ड टेक्निक थी, जितनी भी फॉर्म्स थी, उन सब को विजुअली मुझे दिखाओ। अब वहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म दिखाई जाती है और लास्टली 56th टेक्निक दिखाई जाती है, जो देखकर ही, सिर्फ देखकर लियो के पसीने छूटने लग जाते हैं। और वो सोचता है कि यार कोई भी स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस वो स्वॉर्ड के लिए कंप्लीटली पागल हो। मैं बस देखकर ही बता सकता हूँ, इसकी हर एक फॉर्म को परफेक्शन तक लेकर जाया गया है और उसके बाद अगले फॉर्म में उसे और इंप्रूव किया गया है। एक ऑकवर्ड एंड नेचुरल फॉर्मेशन से बिल्कुल परफेक्ट 56th अटेम्प्ट तक, ये देखकर ही मुझे पसीने आ रहे हैं। अभी कहता कि हमें सेकंड फ्लोर पर जो फर्स्ट फॉर्मेशन मिली थी और जो 56th फॉर्मेशन थी, उन दोनों की फाइट करवाओ। अब वो ऐसा ही करता है, पहले फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और हमेशा 56th फॉर्म जीतती है, जैसा कि फ्लोर 1 पर हुआ था। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं इस 56th फॉर्मेशन को बटरफ्लाई डांस फॉर्मेशन की सेकंड टेक्निक के साथ मुकाबला करूं तो क्या होगा। अब वो सोचता है कि चलो करके देखते हैं। एक तरफ होगा जो लाइब्रेरी में लेवल 2 पर उसे 56th फॉर्म मिली थी, और दूसरी तरफ जो उसके मास्टर ने उसे बटरफ्लाई फॉर्मेशन डांस टेक्निक सिखाई थी वो। अब वो विजुअली उस चीज को सिमुलेट करता है और अटैक करने लग जाता है, और नैनो से बताता है कि इसके ब्रेन में एक्टिविटी बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है, इसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसकी एनर्जी जल्दी से जल्दी बाहर निकल रही है। और वहां पर एक बहुत ही इंटेंस फाइट होती है इन दोनों टेक्निक्स के बीच में, और लियो ऑलमोस्ट एक ट्रांस में चला जाता है। उसे पता ही नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है, कितना टाइम बीत गया है, कितनी उसने एनर्जी यूज कर ली है। लेकिन जब वो उठता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील होता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो अपने आसपास देखता, अपनी एनर्जी को देखता है, जो उसकी इंटरनल एनर्जी अभी तक 30 साल की थी, अब वो 40 साल की हो चुकी थी। और उसे एक रियलाइजेशन गेन हो गई थी, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी, या फिर जिसे नीगोंग कहते हैं, वो 10 साल और इंक्रीज हो गई थी। और लियो को ये समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑगमेंटेड रियलिटी में इन फॉर्म को प्रैक्टिस करने से मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है, मतलब ये सच में, ये टेक्निक जो मुझे मिली है, ये म्यूरिम की बेस्ट मार्शल आर्ट्स का टाइटल डिजर्व करती है। और तो उसे अब ये भी फील हो रहा था कि वो बटरफ्लाई डांस टेक्निक को और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। अब वो अपनी बटरफ्लाई डांस टेक्निक को वहां पर प्रैक्टिस करता है, और जैसे वो एयर को कट कर रहा था, वो पहले से काफी ज्यादा अलग था, काफी ज्यादा एफिशिएंट था, काफी ज्यादा पावरफुल था। और उसे रियलाइज हो जाता है कि उसकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई है। उसके बाद वो कुछ करने लगता है और उसके हाथ में उसकी एनर्जी या फिर उसकी की मटेरियलाइज हो जाती है, जैसा कि ब्लेड क्लैन का मेंबर कर रहा था। लेकिन अभी वो एक प्रॉपर स्वॉर्ड नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसके लिए इसे नेगोंग या फिर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो 60 साल की चाहिए। लेकिन अभी इसके पास बस और बस 40 साल की इंटरनल एनर्जी है। तो एक बार जब इसे मेडिसिन बॉल दोबारा से मिलेगी तो ये कंप्लीटली उसे कर पाएगा। उसके बाद वो नैनो से पूछता है कि मैं कितनी देर तक उस स्टेट में था, और वो बताता है कि तुम 2 घंटे तक। और वो कहता है कि 2 घंटे मुझे पता भी नहीं चला। और वो सोचता है कि मैं उस सारे के सारे एक्सपीरियंस को दोबारा से अपनी बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे क्वार्टर्स में जाना भी है। और वो नैनो कहता है कि फर्स्ट फ्लोर की जो 45th टेक्निक थी और सेकंड फ्लोर की जो 56th फॉर्मेशन थी, मतलब दोनों ही फ्लोर की जो लास्ट फॉर्मेशन थी, उन्हें मेरे ब्रेन में ट्रांसफर कर दो। और जैसे वो करता है उसे बहुत देर के लिए हेडेक होता है, एनर्जी लॉस होता है, और उसे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। और लियो पूछता है कि यार मुझे ये बताओ कि अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड लेवल की दोनों की सारी फॉर्मेशन को अपने दिमाग में ट्रांसफर करना हो तो कितना टाइम लगेगा। और नैनो बताता है कि तुम्हें 10 घंटे लगेंगे। और लियो सोचता है कि 10 घंटे कुछ ज्यादा नहीं है, बटरफ्लाई डांस फॉर्मेशन को करने के लिए मुझे 6 घंटे लगे थे। अब उसके बाद वो अपने डॉर्म में चला जाता है, या फिर जहां पर उसका हॉस्टल होता है, और वहां पर जाकर वो देखता है ये सब लोग क्या कर रहे हैं। और वहां पर सब लोग जो नोट्स बना रहे थे उसे पढ़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने
कुछ ना कुछ मार्शल आर्ट सीखा था, वहां पर पढ़ कर आए थे, अब वो लिख रहे थे ताकि उसे भूल ना जाए। और नॉर्मली सारे स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, लेकिन लियो के पास एक एडवांटेज था कि उसको सब कुछ याद रहता है, नैनो सब कुछ स्टोर कर लेता है। अब अगले दिन वो जाता दोबारा उसी ट्रेनिंग रूम में जाता और वहां पर 10 घंटे तक वो सारी की सारी बातें उसके दिमाग में ट्रांसफर होते हैं और फाइनली जब 100% कंप्लीट हो जाता है स्लीप मोड कटता है और वो उठकर देखता है उसे अचानक से उल्टी आ रही होती है। वो उल्टी करता और सोचता है यार ये क्या हो रहा है। अब वो उसकी बॉडी को स्टेबलाइज करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को, ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है और लियो कहता है कि हाँ अब मैं जिंदा रह सकता हूँ। और वो सोचता है कि यार मैं इस चीज के यूज टू हो ही नहीं पाता हूँ, चाहे मैं इसे कितनी बार भी कर लूं, जब भी मैं उठता हूँ मुझे उल्टी आती ही आती है। और उसके बाद अपने हाथ को देखता उसे अपनी स्ट्रेंथ कुछ अलग लग रही थी, वो बिल्कुल एक अलग लेवल पर जा चुका था। वो अपने कपड़े उतारता अपनी बॉडी को देखता, उसकी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। जो नई टेक्निक उसे लाइब्रेरी में मिली थी उन ग्रेफाइट स्टोन पर, उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग हो चुकी थी। उस साइड में एक दीवार देखता, अपने हाथ में थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी चैनलाइज करता है और मुक्का मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन उस दीवार के दूसरे तरफ वही ग्रुप 6 का लीडर होता है जो उससे लड़ने के लिए आया था। वो मेडिटेट कर रहा होता है, वो सोचता है कि यार उस ब्लेड क्लैन के मेंबर ने मुझे नीचा कैसे दिखाया, उसने मेरे अटैक को कैसे रोका, वो बदला लेने की सोच रहा था। और अचानक से उसकी साइड वाली दीवार क्रैक होती है और पत्थर उड़ते उसकी तरफ आते हैं। बाहर जो टीचर्स, मेंटोर्स, इंस्ट्रक्टर बैठे होते वो हैरान हो जाते कि ये किसने किया है, क्योंकि ये दीवारें बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, इसे कोई भी नॉर्मल इंसान तोड़ नहीं सकता है। अब उस ग्रुप 6 के लीडर की आंखें खुलती है और वो देखता है कि ये कौन है और वहां पर लियो खड़ा था। वो कहता है कि तू बाज नहीं आएगा, तू मेरे हाथों मरेगा। और जब ये सब कुछ हो जाता है वहां पर इंस्ट्रक्टर आता और उस ग्रुप 6 के लीडर को ले जाता है, क्योंकि वो जिंदा तो होता है लेकिन उसे चोट लग गई होती है। लेकिन दूसरा इंस्ट्रक्टर उसे डांट रहा होता है कि तुम आखिरकार कर क्या रहे, तुम्हें क्या लगता है तुम ट्रेनिंग रूम को तोड़ सकते हो? अगर उसे कुछ हो जाता तुम्हें इस अकेडमी से निकाला जा सकता था। अब तुम ट्रेनिंग रूम 1 और 2 को यूज नहीं कर सकते हो, तुम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर नहीं जाओगे, तुम बेसमेंट में जाओ और वहां पर करो। अगर वहां पर कुछ हुआ तो कभी भी तुम्हें ट्रेनिंग रूम मिलेगा ही नहीं। और लियो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। और जब वो वहां से जा रहा होता है इंस्ट्रक्टर सोचता है कि इस दीवार को तोड़ने के लिए तुम्हें डेकेड्स की इंटरनल एनर्जी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसकी इंटरनल एनर्जी पहले ही हमारी सारी उम्मीदों से ज्यादा हो चुकी है? और जब वो बेसमेंट में पहुंच जाता है तो नैनो से पूछता है कि मुझे ये बताओ मैं इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बन गया हूँ और कैसे बन गया हूँ? मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मैं उस दीवार में एक छेद कर पाऊंगा, मैंने तो बस ऐसे ही किया था। और वो कहता है क्योंकि तुम्हारी मसल्स, तुम्हारा एनर्जी फ्लो मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच गया। और कहते हैं कि क्या? और नैनो बताता है कि हाँ, जो टेक्निक तुमने रिकॉर्ड की थी उसे यूज करने के लिए तुम्हारी बॉडी एडजस्ट हो गई है, मसल्स इंक्रीज हो गई हैं, एनर्जी फ्लो इंक्रीज हो गया है। और यहां तक कि सैफायर जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जिसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, तुम उस पर भी निशान छोड़ सकते हो। और लियो सोचते कि बस मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से वो कर सकता हूं, मतलब उस सैफायर स्टोन पर जिसने उंगली से लिखा था मेरी एनर्जी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। लेकिन नैनो उससे समझाता है कि नहीं, जो स्वॉर्ड टेक्निक या फिर जो उंगली से उसने पोएट्री लिखी थी वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर निशान बनाने के लिए लिखी गई थी। लेकिन उस स्वॉर्ड टेक्निक की जो असली पावर है वो तब पता चलेगी जब वो किसी चीज को डिस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर रहा हो। लेकिन उसने उस मार्शल आर्ट टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ उस पर क्रेव करने के लिए लिखा था कि उस पर निशान रह जाए, उसे तोड़ने के लिए नहीं। तो तुम्हारी बॉडी अभी कंप्लीटली उस पावर को यूज नहीं कर सकती, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। और लियो के दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं और भी स्ट्रांग बन सकता हूँ? और नैनो कहता है कि हाँ तुम और स्ट्रांग बन सकते हो, पहले तुम्हें अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा और ज्यादा ट्रेन करना होगा। लियो कहता है कि मैं और ज्यादा ट्रेन करूंगा, मैं दिन में 12-18 घंटे ट्रेन करूंगा। लेकिन नैनो उसे कहता है कि नहीं, टाइम बहुत सारी चीजों का जवाब देता है, तुम्हें टाइम देना होगा, तुम एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। अब लियो जाता है बेसमेंट के ट्रेनिंग फैसिलिटी में, जहां पर जाकर अपने हाथ में जो की फॉर्म हो रही थी, मतलब जो एनर्जी फॉर्म हो रही थी, उसे देखकर सोचता है कि मेरे पास कई 100 सालों का जो डेटा है वो मेरे ब्रेन में है, मैं उनकी मूवमेंट्स को याद रख सकता हूं। लेकिन मुझे तब भी थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं एब्सोल्यूट टेक्निक को, जो माइटी हेवनली डीमन एंसेस्टर ने बनाई होगी, मैं उसे यूज करने जा रहा हूं। वो एक लंबी सांस लेता है और सोचता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया अभी तक, मैं इसे भी कर लूंगा।
करूंगा। उसके बाद वो सबसे पहले ट्राई करता है एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट मूवमेंट, और वो जैसे उसे करता है वो अचानक से रुक जाता है कि ये क्या था, होल्ड ऑन, ये मैंने अभी क्या किया, एक और बार ट्राई करते हैं। वो दोबारा से ट्राई करता है एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट मूवमेंट, लेकिन वो फिर से वहीं पर रुक जाता है और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्यों मुझे ये मूवमेंट इतनी अनसेटिस्फाइंग क्यों लग रही है। उसके बाद वो डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक 45th फॉर्मेशन करता है और वो बहुत आसानी से हो जाता है, जो देखकर वो खुश होता है कि चलो ये टेक्निक तो मैं अच्छे से कर सकता हूं। लेकिन फिर जब मैं एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक कर रहा था तो वो मुझे इनकम्प्लीट क्यों लग रही थी। जैसा कि मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी में देखा था, वो उस तरह की मूवमेंट या उस तरह की हार्मलेस मूवमेंट नहीं लग रही थी। तो आखिरकार बदल क्या गया था। अब वो नैनो कहता है कि दोनों चीजों को कंपेयर करो, जो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक हमने वहां सैफायर से ली थी और जो अभी अभी मैंने परफॉर्म की थी, उन दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करो और मुझे दिखाओ कि क्या हो रहा था। अब नैनो एक्टिवेट करता है और दिखाता है और एक के बाद एक मूवमेंट करते हो दोनों कंपेयर करता है कि क्या गलत हो रहा है। और लियो को रियलाइज होता है कि इस मोमेंट में मैं कनेक्टेड फील नहीं कर रहा हूं, मेरे मूव्स बहुत ज्यादा अननेचुरल लग रहे हैं और मैं एक बीट स्लो भी हूं। लेकिन ऐसा क्यों है, मुझे सारी मूवमेंट याद है, वो कैसे करना है वो याद है, तो दिक्कत क्या है। और वो थक हार कर समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है और वो जमीन पर बैठ जाता है और वो सोचता है कि अगर मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं भी है तब भी मेरी मूवमेंट तो परफेक्ट होनी चाहिए थी, तो क्या हुआ है। और अब जब लियो को याद आता है कि अरे यार, अब मुझे याद आया कि बटरफ्लाई डांस टेक्निक की जो लास्ट फॉर्मेशन है वो भी प्रॉपर सर्कुलेशन के बिना नहीं हो सकती है। तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी हो भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसकी मेन चीज है वो मेरे पास नहीं है कि एनर्जी फ्लो कैसा होना चाहिए। और अब लियो को डिजेक्टेड फील हो रहा था, यार ये किस तरह का मजाक है। उन्होंने सारी स्वॉर्ड मूवमेंट तो वहां पर छोड़ दी, लेकिन ये नहीं बताया कि एनर्जी फ्लो कैसा रखना है, उसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। फिर वो वहां पर बैठकर उस सैफायर स्टोन के बारे में सोचने लग जाता है और नैनो कहता है कि ऑगमेंटेड वीडियो में वो पूरा स्टोन दिखाओ जो फर्स्ट फ्लोर पर था, और उसके विजुअल डाटा से जो भी डेटा सेव हुआ था उसे निकालता और उसके सामने ऑगमेंटेड वीडियो प्ले करता है उसी सेम स्टोन की जहां पर वो पोएम लिखी हुई थी। वो उसे पढ़ता और उस पर लिखा हुआ था, द mighty wind blows and the cloud fly high. After spreading my name across the continent, I returned home. How could I not protect the four corners of my nation with the brave warriors I have gathered? और लियो सोचते हैं कि यार इसमें क्या कोई एक हिंट छुपा हुआ है, और नैनो से बताता है कि नहीं, ये एक एंशिएंट पोएम है जो कि उस राजा ने लिखी थी जो वो ये जीत कर आया था। और लियो सोचते हैं कि यार इसमें क्या अलग है। फिर वो पूछते हैं कि क्या इसमें कोई वर्ड चेंज हुए हैं, और नैनो कहता है कि नहीं, कोई वर्ड चेंज नहीं हुए हैं। और घूम फिर कर फिर से वहीं पर आ जाता है कि यार इस चीज का फायदा क्या हुआ और वहां पर इस पोएम का लिखने का मतलब क्या था। वो सोचता है और फिर वो कहता है कि एनालाइज करो, क्या यहाँ पर और कोई हिडन चीजें हैं जो मुझे दिख नहीं रही हैं। अब नैनो एनालाइज करता है और उसे हर एक वर्ड पर कुछ डॉट्स नजर आते हैं। वो एनालाइज करके बताता है कि स्टोन पर बहुत सारे स्मॉल होल्स हैं जो कि हर एक कैरेक्टर के नीचे अलग अलग हैं। और लियो भी ये नोटिस करता है कि 500% जूम करने के बाद वो डॉट्स दिख रहे थे और हर एक वर्ड के नीचे अलग नंबर ऑफ डॉट्स थे। और फिर वो सोचने लग जाता है यार इनका मतलब क्या है। फिर वो सोचता है क्या इसका मतलब ब्लड प्रेशर पॉइंट्स हैं, तो 4 होल का मतलब होना चाहिए ब्लड प्रेशर पॉइंट्स। क्या मतलब यार, फाउंडिंग मेंबर इसे छोड़कर तो गए लेकिन उसके साथ साथ उससे बड़ी मिस्ट्री छोड़कर चले गए हैं। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैंने कुछ तो पढ़ा था। अब जब वो फर्स्ट फ्लोर पर गया था तो वहां पर उसने जो पहली बुक उठाई थी वो ब्लड प्रेशर पॉइंट्स के बारे में थी और उसमें हर एक जगह पर कुछ डॉट्स लिखे हुए थे, हर एक जगह के लिए एक अलग प्रेशर पॉइंट्स नंबर असाइन थे। तो उस बुक में जो 4th ब्लड प्रेशर पॉइंट था वो सोलर प्लेक्सस था। अब लियो को ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि एनर्जी वहां से स्टार्ट नहीं होती, उसके थोड़े से नीचे नाभि से शुरू होती है जो कि होता है 7 डॉट्स के बराबर। और फिर वो इसी को डिसाइफर करता है कि 3 स्ट्रोक्स का मतलब ये है, 4 स्ट्रोक्स का मतलब ये है, इसे कंबाइन कर दे तो ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, और 23rd ब्लड पॉइंट का मतलब ये होगा। और अब वो फाइनली खुश होता है क्योंकि उसने फिगर आउट कर लिया। तो इतनी जोर से चिल्लाता है कि बाहर जो इंस्ट्रक्टर खड़े थे सबको उसकी आवाज आती है और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो खाना खाकर उस हॉल से निकल रहा होता है। वो ये फिगर आउट कर लेता है, खाना खाता है और अब बाहर आते वक्त सोचता है कि मुझे जल्दी से जाकर ट्रेनिंग फैसिलिटी में एब्सोल्यूट टेक्निक को प्रॉपर एनर्जी फ्लो के साथ प्रैक्टिस करना है ताकि मैं जल्दी से उसे मास्टर कर सकूं। लेकिन तभी कोई पीछे से आकर उसे यंग मास्टर कहकर बुलाता है और वो अचानक से अपना मूड शिफ्ट करता और पीछे देखता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता और कहता है कि मैं 200th कैडेट हूं, मेरा नाम है यूम्पा, और अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ एक डुअल रिक्वेस्ट कर सकता हूं। और लियो कहता है कि तू मेरे साथ फाइट क्यों करना चाहता है, और एक सेकंड, तू करना चाहे ना चाहे लेकिन मैं तेरे साथ फाइट क्यों करूं, जब ये कोई मैच नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है,
हैं तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। अब वो मुड़कर वहां से जाने लग जाता है और यूम्पा पीछे आकर कहते हैं कि अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ही अपने लिए नहीं कह रहा हूं, इसमें आपका भी फायदा है। और वो कहते हैं कि अगर आप मुझे हरा देते हैं तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। थर्ड टेस्ट में क्या होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब वो दोनों एक अकेली जगह पर मिलते हैं जहां पर लियो उससे पूछता कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार तुम्हारे पास ऐसा क्या रीजन है, क्या फुलिश रीजन है कि तुम मेरे साथ एक डुअल रिक्वेस्ट कर रहे हो और बदले में अगर मैं जीत जाता हूं तो तुम मुझे इंफॉर्मेशन दोगे, तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। और यूम्पा कहता है कि अगर मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना हो तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये आपकी क्वालिफिकेशन टेस्ट करने के लिए है। और लियो कहता है कि मेरी क्वालिफिकेशन, लेकिन किस लिए। लेकिन यूम्पा वहां पर फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि शायद मैं उतना इंप्रेसिव नहीं हूं जितने आप थे जब आपने साउंड क्लैन के प्रिंसेस का हाथ उड़ा दिया था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं मून एनर्जी ब्लेड क्लैन की जो प्राइड है, हम वो टेक्निक यूज करते हैं। और लियो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है कि आ जाओ। अब वो जैसे ही अपने ग्राउंड से लॉन्च करता है वहां पर धूल मिट्टी उड़ती है, वो उसके गले के पास जाता है, लेकिन लियो उससे डॉज कर लेता है। वो दोबारा से कोशिश करते ले, वो दोबारा से डॉज करता है, वो दोबारा कोशिश करता है, वो दोबारा डॉज करता है। और लियो बस एक ही बात कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो। और उसके बाद उसे एक हल्का सा अटैक करता है और वो दूर जाकर गिरता है, उसके मुंह से खून आने लग जाता है, वो जमीन पर लुढ़कता हुआ दूर जाकर गिरता है। और लियो पहले तो ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर ध्यान से देखने पता चलता है कि वो कांप रहा था। वो सोचता कि यार मैंने कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं लगा दी, वो जिंदा है या मर गया। और यूम्पा जमीन पर पड़ा हुआ बस अपने पेट को पकड़ कर बैठा था और सोचता है कि यार मैं इतनी आसानी से कैसे हार गया, मुझे लगा था मैं कुछ तो कंपटीशन दे पाऊंगा। और उसके मन में चल रहा था कि यार जब मैंने इन्हें साउंड क्लैन की प्रिंसेस से लड़ते हुए देखा था, मैंने सोचा था कि हम कुछ डजन टेक्निक्स का तो यूज करेंगे एक दूसरे को हराने के लिए। क्या ये अपनी असली स्किल्स को छुपा रहा था? अमेजिंग। वो कहता है कि एज एक्सपेक्टेड आपकी हेवेंस की लिनियज है और आप उसको परफेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे लगा था कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एडवांस मार्शल आर्ट्स की स्किल्स है, लेकिन आपके पास उससे भी ज्यादा कहीं कुछ है। और हाँ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अब लियो से पूछते हैं कि रुको, इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मुझे ये बताओ कि तुमने डुअल रिक्वेस्ट किया क्यों था? चाहे तुम जीतते या फिर हारते, उसमें तुम्हारे लिए क्या फायदा था? और यूम्पा कहता है कि एज एक्सपेक्टेड आप मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और जैसा कि मैंने कहा था, पहले ही बताया था, ये सिंपली इस चीज के लिए था क्योंकि मैं आपकी क्वालिफिकेशन को चेक करना चाहता था। और लियो कहता है कि लेकिन इसका मतलब तो बताओ, मेरी क्वालिफिकेशन तुम्हें क्यों चेक करनी थी? और कहता है कि ये आपकी एबिलिटीज को चेक करने के लिए तो था ही, उसके साथ साथ ये था कि मैं अपनी एबिलिटीज को आपको दिखा सकूं और अपनी एबिलिटीज को चेक भी कर सकूं थर्ड टेस्ट के लिए। और लियो भी वही सवाल पूछा जो तुम पूछने वाले थे कि हमारे डुअल का फिर मेरी क्वालिफिकेशन का थर्ड टेस्ट से क्या लेना देना है। और वो बताता है कि ये बहुत हाई चांसेस है कि जो थर्ड टेस्ट होगा वो भी एक ग्रुप स्टेज एग्जाम होगा। और लियो कहते हैं क्या सच में? लेकिन एकेडमी हेड ने खुद कहा था कि अब से कोई भी ग्रुप टेस्ट नहीं होंगे। और यूम्पा वहां पर बताता है कि हाँ उन्होंने कहा था, लेकिन ये सेकंड टेस्ट जैसा नहीं होगा। इस टेस्ट में ग्रेटर वैल्यू होगी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की। और फिर वो ढंग से एक्सप्लेन करता है कि थर्ड टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है हाई रैंक्ड वॉरियर्स को सेलेक्ट करना। अब हाई रैंक्ड वॉरियर्स कौन से होते हैं? जिनके पास एडवांस मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, जो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और उनके अंदर 30 साल की इंटरनल एनर्जी होती है, उन्हें हाई रैंक्ड वॉरियर माना जाता है। और लियो कहता है कि सेकंड टेस्ट के हिसाब से मतलब बस 20% ही लोग पास होंगे, क्योंकि उतनों के पास ही एडवांस मार्शल आर्ट्स है। और जहां तक बात है इंटरनल एनर्जी की कमी की, तो उन्हें ब्लैक ड्रैगन मेडिसिन पिल दी जाएगी। और वो कहता है, याम्पा कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, जैसे ही मेडिसिन बॉल दी जाएगी सबके अंदर, ऑलमोस्ट सबके अंदर 30 साल की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो वो एक चीज सॉर्ट हो गई, लेकिन तब भी एक बड़ी दिक्कत रहती है। और लियो कहता है कि एडवांस मार्शल आर्ट्स। और याम्पा समझाता है कि बिल्कुल सही। और सेकंड फ्लोर पर जहां पर हम गए थे लाइब्रेरी में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स ही होता है, तो हमें एक किताब दी जाएगी जिसमें एडवांस मार्शल आर्ट्स होता है। और फिर लियो पूछता है कि अगर चीजें इतनी सिंपल होती तो तुम मुझे नहीं बताते, आगे बताओ आगे क्या ट्रिक है। और याम्पा कहता है कि हाँ, अगर ऐसी चीजें होती कि वो हमें बुक्स देंगे, मेडिसिन बॉल देंगे, तो सभी पास कर लेते और टेस्ट बहुत ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन टेस्ट इतना आसान नहीं है। और याम्पा कहता है कि अगर मेरे फादर ने जो मुझे बताया वो सही है, तो हमें एक बुक दी जाएगी जिसके अंदर एक एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक होती है जिसका नाम है 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है स्वॉर्ड डीमन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का। अब इस कल्ट में जितने भी हाई रैंक्ड वॉरियर्स होते हैं वो सब इसे यूज कर पाते हैं। अब लियो को इस बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ से असली इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। स्वॉर्ड डीमन फॉर्मेशन क्या होता है? लियो सोचता है मैंने सुना है लेकिन मुझे पता नहीं है। और वो बताता है कि एक बार एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसने
इसे बनाया था जब बहुत सारे लोग इस सेम टेक्निक को यूज कर लेते जिसमें 7 अलग अलग फॉर्म होते हैं। इसे बनाया गया था एक और स्वॉर्ड टेक्निक को काउंटर करने के लिए, जहां पर 18 डिसाइपल एक साथ एक टेक्निक को यूज करते हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म को एक साथ यूज करते हैं। जैसे 7 बंदे हैं, पहला बंदा फर्स्ट फॉर्म को यूज करेगा, सेकंड बंदा सेकंड फॉर्म को, और ऐसे ऐसे करते करते चले जाएंगे। अब उसे काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इसमें होता यह है कि बहुत सारे हाई रैंक्ड वॉरियर्स आते हैं, वो एडवांस मार्शल आर्ट्स का यूज करते हैं लेकिन बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में यूज करते हैं, जिससे वो किसी के भी अगेंस्ट जा सकते, किसी फॉर्म को काउंटर कर सकते हैं। इसके आगे वो बताता है कि एडवांस मार्शल आर्ट्स के बाद आता है एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट, मतलब एक लेवल नीचे। अब मतलब मान लो कि लेवल 3 वाला लेवल 4 को बहुत आसानी से हरा सकता है अगर वो 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करे, जिसमें कि 12 बंदे एक साथ एक टेक्निक को यूज करते लेकिन अलग अलग फॉर्म को यूज करते हैं। और अब वो असली सीक्रेट रिवील करता है कि इस टेस्ट में 12 लोगों का एक ग्रुप बनाना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर करना काफी नहीं है, एक टीम बनाना, उसे ढंग से यूज करना वो बहुत जरूरी है। और अब लियो पूछता है क्या तुमने इसीलिए मुझे डुएल के लिए चैलेंज किया था? और वो कहता है कि एग्जैक्टली मैंने आपको चैलेंज इसलिए किया था ताकि मैं आपको जज कर सकूं कि आपकी स्किल्स कितनी है, कैसी हैं, और फिर उसके बाद आपको रिक्वेस्ट कर सकूं। और पूछा रिक्वेस्ट कर सकूं किस लिए? वो कहता ताकि मैं आपके ग्रुप में आ सकूं, क्योंकि इसके टीम लीडर्स बनाए जाएंगे टेस्ट 2 के रिजल्ट के हिसाब से। मतलब उसमें जो भी टॉप पर थे उन्हें लीडर्स बनाया जाएगा और उसके बाद वो ग्रुप को चूज करेंगे या फिर कैडेट्स अपने लीडर्स को चूज करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप लीडर चूज किए जाते हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे, इसीलिए मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूं। अब लियो पूछता है अगर ऐसी बात है तो तुम बाकी सारे क्लैंस के पास क्यों नहीं गए? वहां पर भी बहुत सारे एयर कैंडिडेट्स हैं। और वो कहता है कि मैं गया था, और वो कहता है कि मैं डार्क क्लैन और स्वॉर्ड क्लैन के पास गया था, लेकिन लियो कहता है उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और यूम्पा कहता है कि हाँ इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। और लियो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे अपने बैकअप प्लान की तरह यूज कर रहे थे। वो कहता है कि हाँ, लेकिन हम दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, पाथ ऑफ ब्लेड पर, इसीलिए मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। और यूम्पा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि मैं आपका सबऑर्डिनेट बन जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे यूज करें, एक टीम मेंबर की तरह रखें और उसके बाद मुझे बस और बस इस थर्ड टेस्ट को पास करवाने में हेल्प करें। वो बहुत ही सिंसियरली कहता है कि प्लीज एक्सेप्ट मी। अब लियो वहां पर स्माइल करता है, उसकी तरफ देखता है, यूम्पा खुश हो जाता है, नीचे बैठता है और कहता है थैंक यू। लेकिन तभी लियो कहता है कि मैं रिफ्यूज करता हूं, मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं लूंगा। और वो अचानक से ऊपर देखता है और कहते हैं क्या? और लियो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें रिफ्यूज करता हूं। और उसके बाद लियो वहां से भाग जाता है और नैनो कहता है कि तुमने जो रिकॉर्ड किया था उसके फेस को एनालाइज करो और देखो कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। और उसे बताया जाता है कि हाँ, वो झूठ बोल रहा था। और लियो ने उसके सामने ये सब कुछ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वो सेफ प्ले कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पाथ ऑफ ब्लेड कहा तो उसे समझ में आ गया था कि वो किसकी तरफ से आया था। उसने बहुत ही कन्वीनियंटली डार्क क्लैन और स्वॉर्ड क्लैन के कैंडिडेट्स के बारे में तो बताया, लेकिन ब्लेड क्लैन के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसका एक प्रिंस पहले ही लियो को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आया था। मतलब उसके लिए क्लियर था कि ये हो क्या रहा है। अब यही बात जाकर वो ब्लेड क्लैन के उस प्रिंस को बताता और वो कहता है कि उसने मना कर दिया। वो जोर जोर से हंसने लग जाता है कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। और वो और जोर से हंसता है कि यार उसने बस तुम्हारी बात सुनी और उसके बाद वहां से भाग गया। वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन अब वो कहता है कि क्या मैं आपकी टीम में आ सकता हूँ? लेकिन वो ब्लेड क्लैन का प्रिंस कहता है कि अरे पागल हो गया है क्या? तेरे जैसे कमजोर को मैं क्यों अपनी टीम में लूंगा? मेरे पास और बहुत सारे इंसान है जिसे मैं अपनी टीम में ले सकता हूँ। अब दफा हो जाए यहाँ से, मुझे बहुत लोगों से बात करनी है। अब इनका प्लान ये था कि यहाँ पर वो उसकी टीम में जाएगा और जिस दिन ये टेस्ट होगा उस दिन इंटेंशनली टीम से निकलकर उसे डिस्क्वालीफाई करवा देगा। लेकिन वो काम नहीं किया और अब ये भीख मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे ले लो। कहते हैं अरे जा जा, अब तू क्या ही करेगा? क्या उसके पास जाएगा और दोबारा भीख मांगेगा कि मुझे अपनी टीम में ले लो? अब वो इसे यहाँ से भगा देता है। लेकिन अब ये ब्लेड क्लैन का प्रिंस सोचता है कि इसने, लियो ने इसे बस एक ही स्ट्राइक में हरा दिया, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं उससे मिला था तब वो इतना ताकतवर नहीं था कि इसे एक ही स्ट्राइक में हरा सके। तो मुझे पता नहीं है कि वो कैसे इतना इंप्रूव कर रहा है, क्या ये सिर्फ लक है या फिर स्किल है। अब इसके बाद लियो अपनी वही ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है जो कि बेसमेंट में होता है और वहां पर सोच रहा होता है कि यार मुझे अलग और 11 प्रोडिजीज चाहिए जिससे मैं 12 लोगों की टीम बना सकूं। अब ये कंफर्म भी नहीं है क्योंकि एकेडमी हेड ने अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है, लेकिन अगर ये सच होता है तो मैं बहुत बड़ी दिक्कत में हो सकता हूं। अब ग्रुप 8 में कुछ लोग हैं जो शायद मेरी टीम में आ सकते हैं, लेकिन मैं उस चीज को लेकर भी श्योर नहीं हूं कि वो मुझे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। फिर वो सोचता है कि अभी के लिए मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लेता हूँ, ये सारी चीजें मैं अपने रूम में जाकर बाद में सोचूंगा। उसके बाद वो नैनो से पूछता है क्या तुमने सारी की सारी मार्शल आर्ट्स बुक्स को जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरी से मिली थी, क्या उन्हें एनालाइज कर लिया है? नैनो कहता है कि हाँ कर लिया है। वो कहता है कि सारी की सारी बुक्स की नॉलेज मेरे दिमाग में ट्रांसफर करो।
और पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक स्पेसिफिक इंसान का होलोग्राम बनाऊं, उसे उस पर्सन की पर्सनैलिटी दूं, उसकी की, उसकी बॉडी मूवमेंट सब कुछ दूं, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स वो यूज करे जो इन बुक्स में था। और नैनो से कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तुम एक इंसान का एवटार सिलेक्ट कर सकते हो और उसे एक स्पेसिफिक मार्शल आर्ट्स दे सकते हो। और लियो कहता है कि मार्शल आर्ट्स के लिए 5 आर्ट स्वॉर्ड मास्टरी को यूज करते हैं, और जहां तक इंसान की बात है वो स्प्रिंग क्लैन के प्रिंस को चूज करता है और उसे वो कॉमनर कहकर बुलाता, उसे चिढ़ाता और कहता है कि उसे लड़ने, उसे गुस्सा आ जाता है, उसे लड़ने के लिए जाता है। जैसे ही वो अपनी ब्लेड से उस पर अटैक करता है, लियो स्पिन करता है, उसकी गर्दन पर एक चॉप करता है जिसकी वजह से उसकी गर्दन ही टूट जाती है। अब लियो को लगता है कि यार इसकी नेक फ्रैक्चर हो गई, क्या इतना कमजोर हो गया, या फिर 4 दिनों में मैं इतना ताकतवर हो गया हूं, मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था मुझे थोड़ा बहुत कंपटीशन मिलेगा, मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा। और यहां तक कि उसने इस एवेटार को इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स टेक्निक दी थी। और फिर वो सोचता है कि नहीं 5 नहीं 10 बनाओ, स्प्रिंग क्लैन प्रिंस के 10 क्लोन्स बनाओ और उन्हें अलग अलग मार्शल आर्ट्स दो जो कि सारे के सारे स्पेशल मार्शल आर्ट्स हैं। हेवन स्प्लिटिंग फ्लाइंग स्वॉर्ड, स्पिनिंग किक, इमोशनलेस स्वॉर्ड, ट्रिपल किलिंग स्वॉर्ड, फेलिंग स्वॉर्ड, फॉलिंग फिस्ट, फिस्ट ऑफ हॉर्स, फ्लाइंग शैडो फिस्ट, फाइनल एम्परर फिस्ट, ग्रेट सनलाइट ब्लेड, सब कुछ वो सारी टेक्निक उन्हें दे देता है। और जब वो सारे के सारे क्लोन्स एक साथ उसे चिढ़ाते हैं तो कहता है कि नैनो शायद 10 क्लोन ज्यादा हो सकते हैं। और तो वो 10 के 10 क्लोन पर हंसने लग जाते हैं, क्या हुआ डर गया, तेरे जैसे कॉमनर की यही औकात है। लेकिन फिर लियो कहता है कि नहीं रहने दो, 10 काफी हैं। और उसके बाद उनसे लड़ने के लिए जाता, वो सारे एक साथ उस पर अटैक करते हैं, एक के बाद एक वो उनसे फाइट करता है, उन्हें मारता हुआ आगे बढ़ता है, वो एक को ब्लॉक करता है, दूसरे को तबाह कर देता है, तीसरे को दोबारा ब्लॉक करता है और उनसे बचने के लिए वो ऊपर जंप करता है। लेकिन उसे रियलाइज नहीं होता है कि इसकी छत उतनी ऊंची नहीं है, वो ऊपर जाकर अपना सर उसमें लगाता है और वो दीवार ही टूट जाती है क्योंकि उसका इंपैक्ट इतना होता है। वो दोबारा जमीन में आकर गिरता है और टेम्परेरीली उसकी माइंड एबिलिटी को रोक दिया जाता है और सारे के सारे ऑगमेंटेड रियलिटी के क्लोन्स को वहां से हटा दिया जाता है। अब लियो ऊपर दिखता है और सोचता है कि यार, अब इंस्ट्रक्टर वहां पर आता और उसको देखता और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इसे डैमेज नहीं कर सकते, तुम्हें दोबारा कोई ट्रेनिंग हॉल मिलेगा ही नहीं। अब लियो सोचता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो बस जंप कर रहा था। और इंस्ट्रक्टर अपना सर पकड़ लेता है कि यार मैं इसका क्या करूं। उसके बाद उसे कहता है कि मुझे फॉलो करो और उसे एक दूसरी बिल्डिंग में लेकर जाता और कहता है, और ये बिल्डिंग जो पुराना ट्रेनिंग हॉल था उसकी आधी थी, लेकिन यहाँ पर जो रूम थे वो बहुत बड़े बड़े थे। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ट्रेन करना चाहिए। और लियो कहते हैं कि क्या? और इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुमने अभी अभी 2 दीवारें तोड़ दी हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी तुम्हारे काम की नहीं है, तुम वहां पर जाओगे दोबारा से दीवार तोड़ दोगे, और ये ज्यादा बड़ा है, ज्यादा प्लेजेंट है, तुम इस यहाँ पर अच्छे ट्रेनिंग कर सकते हो। ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कि नॉर्मली उन बच्चों को दी जाती है जो कि 4th टेस्ट को पास कर लेते हैं। और लियो कहता है कि 4th टेस्ट को पास कर लेते, लेकिन मैंने तो अभी बस और बस 2nd टेस्ट को पास किया है। और वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें टेस्ट पास करना पड़ता, लेकिन जिस तरीके से तुमने उन दीवारों को तोड़ा है, तुम पहले ही यहाँ पर आने के लायक बन चुके हो और तुम एक एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच चुके हो। और लियो पूछता है कि आपको कैसे पता कि मैं एक एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच चुका हूं। और वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान एक्सपर्ट लेवल पर नहीं पहुंचा है तो उस दीवार को तोड़ ही नहीं सकता है, और यहाँ की दीवारें वहां से और ज्यादा थिक हैं। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि इन चीजों के बारे में छोड़ो और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। अब वो इंस्ट्रक्टर वहां चला जाता है और वो नैनो से पूछता है कि टाइम क्या हुआ। वो बताता है कि 8 बजे हैं। और लियो अपने आप को स्ट्रेच करता है और कहता है कि अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, क्या हमें ट्रेनिंग को कंक्लूड करना चाहिए। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने मास्टर को सारी की सारी स्वॉर्ड टेक्निक देगा, बटरफ्लाई डांस टेक्निक का सामना करेगा, वो भी अपने मास्टर के एवटार के साथ। और जब वो एवटार को टेक्निक देता है, उसके मास्टर कहते हैं क्या तुम अपने मास्टर के खिलाफ खड़े हो रहे हो, क्या तुम गद्दार हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं सेंसेई, मैं बस ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद जो वो फाइट करता है तो स्प्रिंग क्लैन के प्रिंस की तरह आसानी से हरा नहीं पाता है, बल्कि उसके मास्टर उसे टफ कंपटीशन देते हैं, उसके हर एक अटैक को ब्लॉक करते हैं, उसे एक अपर कट देते हैं, दूर जाकर गिरता है, उसके मुंह से खून भी आ जाता है। और उसके मास्टर उसके सामने खड़े होते हैं और बटरफ्लाई डांस 3rd टेक्निक का यूज करते हैं, 7 डांस ऑफ बटरफ्लाई। वो एक के बाद एक उस पर अटैक करते हैं और बर्दाश्त नहीं करवाता है। वो पहले ऊपर दीवार में जाकर लगता है और सोचता है मुझे पता था कि मैं इनके लिए कोई मैच नहीं रहूंगा, लेकिन ये इतनी बुरी तरीके से मुझे मार रहे हो, वो भी सिर्फ एक सिंगल टेक्निक से। तो ये है वो स्किल टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट की, जो कि डिमोनिक कल्ट में टॉप 10 पर आते हैं। और नैनो उससे पूछता है कि तुम इस एवटार का मार्शल आर्ट चेंज करना चाहोगे। और लियो कहता है कि नहीं, कॉम्बैट को रिज्यूम करो। उसके मास्टर कहते हैं क्या हुआ, तुम दोबारा से करना चाहते हो। वो अपने हाथ में थोड़ी सी की
एनवेलप करता है और कहता है कि दोबारा से ट्राई करते हैं, और वो एब्सोल्यूट टेक्निक को यूज करता है जो कि उसे ग्रेफाइट स्टोन से मिली थी। और उसके मास्टर फुल स्पीड में उसकी तरफ आते और कहते हैं क्या तुम प्रिपेयर्ड भी हो, और उसके बाद हंसने लग जाते हैं। उसके बाद लियो पूरी ताकत के साथ अपनी उंगलियों में वो एनर्जी एनवेलप करता है और उन पर अटैक करता है। अब उसके मास्टर भी उस पर अटैक कर रहे थे, वो भी अपनी उंगलियों से उन पर अटैक कर रहा था, और फाइनली वो उन पर बहुत सारे अटैक लैंड कर देता और फाइनल मोमेंट में वो सारी एनर्जी फोकस करता है बिल्कुल उनकी आंखों के बीचों बीच। लेकिन इसी बीच वो अपना मूव प्ले करते हैं और लियो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है, दीवार में लगता है और नीचे गिर जाता है। और लियो को लगता है कि यार मैं अब भी इनके सामने कुछ नहीं हूं एब्सोल्यूट टेक्निक को यूज करने के बाद भी। लेकिन जब वो उनकी तरफ देखता है तो उनके शरीर पर बहुत सारे घाव होते हैं, उनकी आंख पर भी वो होता है। तो मतलब उसकी ये एब्सोल्यूट टेक्निक काम तो कर रही है, लेकिन अभी लियो को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और वो सोचता है कि जहां तक स्वॉर्ड टेक्निक की बात है, जो एब्सोल्यूट टेक्निक मुझे मिली है वो सुपीरियर है, लेकिन जहां तक बात है क्रिटिकल ब्लो की, वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मार्शल प्रावेस का। और लियो को समझ में आता है ये सिर्फ एब्सोल्यूट टेक्निक सीख लेना काफी नहीं है, उसे फ्लो को भी देखना है, एनर्जी भी गेन करनी है, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, नेगोंग कितना है, और वो कितना प्रोफिशिएंट है, क्या वो ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है, उसे सब कुछ देखना है। और अब इसके पास 4 साल हैं 6 टेस्ट कंप्लीट करने के लिए, और इस 4 साल में वो अपने सेंसे को, अपने मास्टर को सरपास करने का इरादा रखता है। और सबसे पहला उसका काम होगा अपने मास्टर के इस एवतार को हराना। और अब 4 दिन बीत जाते हैं और फाइनली वो दिन आता है जिस दिन डिमोनिक एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में 3rd टेस्ट शुरू होता है। और डिमोनिक एकेडमी का वो टेस्ट शुरू होता है जहां पर लियो अभी भी लाइन में खड़ा होकर यही सोच रहा था कि मैंने कल बस और बस उन 10 क्लोन्स को हराया था, मैं अपने टीचर को अभी भी नहीं हरा पाया था। और वहां पर लाल बालों वाला लेफ्ट गार्डियन कहता है क्या तुमने अपने 4 दिनों के ब्रेक पर मेहनत की या फिर आराम किया? और वहां पर कोई जवाब नहीं आता। वो सारे स्टूडेंट्स बस एक ही चीज चिल्लाते हैं, मेडो। और उसके बाद वो बताता है कि जैसा कि 4 दिन पहले अनाउंस किया गया था, 3rd टेस्ट को आज एक्सप्लेन किया जाएगा और आज ब्लैक ड्रैगन मेडिसिन बॉल को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो 3rd टेस्ट है वहां पर 12 लोगों को एक साथ परफॉर्म करना होगा एक फॉर्मेशन में। और ये सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन लियो को पता चल जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली थी वो बिल्कुल सही थी। और वो बताता है कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 12 लोगों को एक टीम फॉर्म करनी ही होगी, और ये रिक्वायरमेंट है एडवांस मार्शल प्रावेस के लिए। उसके बाद वो बुक्स भी बताई जाती हैं जिससे वो डीमन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सीख सकते हैं, जो कि मेन ब्रांच प्राइड्स करती है। और कहते कि अगर आज ही तुम वो मेडिसिन बॉल को कंज्यूम कर लेते हो और अगले 28 दिन तक कंटिन्यूअसली ट्रेन करते हो तो तुम बहुत आसानी से एडवांस मार्शल आर्ट्स को सीख सकते हो। और लियो भी मन ही मन सोच रहा होता है कि अभी तक ये चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं लग रही है, लेकिन ये चीज इतनी सिंपल नहीं हो सकती। और वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि 28 दिन बाद एग्जैक्टली ये टेस्ट होगा और तुम में से हर एक इंसान को फॉर्मेशन के साथ मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर को हराना होगा। और तब सबकी आंखें खुली रह जाती हैं कि एक दूसरे से लड़ना ही बहुत बड़ी बात थी कि वो लड़कर आगे बढ़ सके, लेकिन उन्हें अपने इंस्ट्रक्टर को हराना है जो कि एक एडवांस से भी आगे एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच चुके होंगे और उन्हें काफी सालों का एक्सपीरियंस है। और लियो के मन में चल रहा होता है कि मैं सोच ही रहा था कि इतना आसान कैसे है, इनमें से कुछ तो मास्टर बन चुके हैं, कुछ एक्सपर्ट पर हैं, कुछ एडवांस पर हैं, और अगर मुझे और कैडेट से फाइट करना होता तो ये ज्यादा आसान होता। और आखिरकार हम इतने कम टाइम में इतना कॉम्बैट एक्सपीरियंस कहां से लेकर आएंगे कि हम इंस्ट्रक्टर को हरा सकें। और अभी तक सब कुछ वैसा ही जा रहा था जैसा युम्पा ने कहा था। अब बस एक चीज बची है, ग्रुप लीडर्स को अनाउंस करना। और गार्डियन अनाउंस करता है कि इस बार पूरा प्रोसेस सेकंड टेस्ट से बिल्कुल अलग होगा। इस बार हम सब कुछ कैडेट्स पर छोड़ देंगे, तो तुम्हें अपना बेस्ट करना होगा कि तुम अपने ग्रुप को गैदर करो, मेंबर्स को ज्वाइन कराओ और स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सीखो। एक बार जब मैं सिलेक्शन प्रोसेस को बता दूंगा जो कि ग्रुप लीडर्स के लिए होगा, उसके बाद सबको मेडिसिन बॉल मिलेगी और ये बुक्स मिलेंगी। उसके बाद तुम सब लोग अपने अपने काम पर जा सकते हो, अपनी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हो। और तब लियो सोचते हैं क्या ये ग्रेड्स के हिसाब से लीडर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि तुम्हारे सामने 17 मार्शल इंस्ट्रक्टर खड़े हैं, तुम्हें उन सब के नाम दिखाई दे रहे होंगे और उनके बैज पर एक येलो कलर का सर्कल लगा हुआ है। जो स्टूडेंट्स इनसे फाइट करने के साथ साथ इनके शरीर से वो बैज उतार लेते हैं उन्हें ग्रुप लीडर बना दिया जाएगा। और ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं होगा। अभी तक उन्होंने मेडिसिन बॉल को कंज्यूम नहीं किया है, मार्शल आर्ट सीखा भी नहीं है। और तब लियो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि अगर कम स्टूडेंट्स इनके बैच निकाल पाए तो इसका मतलब ये है कि कम ग्रुप्स बनेंगे। यहाँ पर 207 लोग हैं,
अगर उनमें से हर एक ग्रुप में 12 लोग होते हैं तो 17 ग्रुप बनते हैं, तो 3 लोग पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और ये तब है जब हर एक इंस्ट्रक्टर का बैज निकाल लिया जाएगा। और लियो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस टेस्ट की शुरुआत से पहले ही हमें ये कहेंगे कि हमें इंस्ट्रक्टर का सामना करना है और उसके बाद ट्रेन करके हमें उनसे फाइट करना है। और उसके बाद वो अनाउंस करते कि अरे चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट थोड़ी बनाएंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो इंस्ट्रक्टर हैं जिनके बैज शरीर पर येलो बैज लगा हुआ है, वो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज नहीं करेंगे, वो वही 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करेंगे जो तुम्हें सीखनी है। और स्टूडेंट आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये कोई खास बात तो है नहीं, इससे हमारी दिक्कतें कम नहीं होंगी। अगर वो 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर भी रहे हैं तब भी हम तो उनसे बहुत ज्यादा इंफीरियर हैं। और अब लियो को उनकी थर्ड हिडन इंटेंशन दिखती है। अब इस टाइम पर हमें 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को बहुत जल्दी नलीफाई करना होगा। इस चीज के लिए हमारे पास एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्वॉर्ड मूवमेंट की, वरना उसके बिना हम इनके नेम टैग नहीं छीन पाएंगे। और ये इन्होंने जानबूझकर किया है ताकि ये हमें एक सेंस ऑफ डेस्परेशन दे सके, ताकि हम और ज्यादा मेहनत करें और जो लोग प्रेशर को हैंडल ना कर पाए वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएं। और लाल बालों वाला गार्डियन सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड ये सब के सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्या मुझे इन्हें थोड़ा सा और शेक करना चाहिए। अब उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे पास 7 दिन है ये नेम टैग छीनने के लिए, लेकिन तब भी वो कहते हैं क्या यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी इस चीज को ट्राई करना चाहेगा, अभी इंस्ट्रक्टर से फाइट करके उनका नेम टैग छीनना चाहेगा। और ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं कि यार ऐसा कौन ही स्टूडेंट होगा, कौन ऐसा पागल इंसान होगा। और लेफ्ट गार्डियन कहता है कि कोई भी वॉलंटियर नहीं कर रहा है। अगर इनमें से किसी के पास भी गट्स या फिर स्किल्स हैं तो अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने का ये बेस्ट चांस होगा, एक लीडर बनने का, अपना नाम बनाने का, शोहरत कमाने का। और ऑब्वियसली अगर वो हार जाते तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट भी हो सकता है, उनकी बहुत बेइज्जती होगी और कभी कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। और तभी वहां पर कोई कहता है कि मैं लड़ूंगा और लाल बालों वाला गार्डियन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। सबसे पहला लीडर आता है ग्रुप 1 का, जो कि डार्क क्लैन का वाइस लॉर्ड है। उसके बाद आता है ऑब्वियसली हमारी कहानी का हीरो लियो, जो कि ग्रुप 8 का लीडर था। और उसके बाद आता है ग्रुप 12 का लीडर, जो कि पॉइजन क्लैन के वाइस लॉर्ड को हराकर इस ग्रुप का लीडर बना था। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, क्या इनमें से कोई भी टैग ले पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा। अगर यहाँ पर ये हारते तो इनकी बहुत बेइज्जती होगी, खास करके लियो की, क्योंकि वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है। उसे पहले ही 6 क्लैंस मारना चाहते थे, भला बुरा बोलते थे। अब अगर तुम चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू हो तो प्लीज लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, हाइप करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। क्योंकि ये सीरीज बहुत मुश्किल है, नाम बहुत डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट थोड़े से इधर उधर है, तो मुझे बहुत ज्यादा देखकर लिख कर इसे समझाना पड़ता है।